हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग जितने भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, पहले उसका हम लोग थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद उसे प्रयोग के द्वारा भी समझेंगे। तो फ्रेंड, मैं रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा आपको देते जाऊंगा, आप उसे नोटबुक पर लिखते चलिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला फ्रेंड है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है फ्रेंड, आप इसे नोट कर लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या क्रिया करके केवल एक पदार्थ उत्पाद के रूप में बनाता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना का एक रासायनिक नाम है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड समझिए, जैसे बिना बुझा हुआ चूना को जब हम लोग जल में डाल देते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाल देते हैं, ये बुझ जाता है, यानी कि ये हो जाता है क्या, बुझा हुआ चूना में बदल जाता है। जिस तरह आग पर हम लोग पानी डाल देते हैं और आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है, उसी तरह ये आग के समान होता है। जैसे इसमें पानी डाल देते हैं, ये क्या हो जाता है, बुझ जाता है। और याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, तो इसमें से क्या निकलता है, उष्मा भी निकलता है। ठीक है, और ये जो बुझा हुआ चूना होता है फ्रेंड, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसे हम लोग प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने कुछ पानी ले लिया है। ठीक है, और बगल में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बिना बुझा हुआ चूना है, और इसको हम लोग इस पानी में डालेंगे, तो ये क्या होगा, पानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, बुझा हुआ चूना में बदल जाएगा, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या मिलेगा हमें फ्रेंड, ऊष्मा की बहुत ही अधिक मात्रा इससे क्या होगा, निकलेगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसे पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पानी में डाल दिए फ्रेंड, और हम लोग 15 मिनट के बाद देखते हैं। पहले इसका हम लोग टेम्परेचर अभी नाप लेते हैं, इसका तापमान क्या है। तो फ्रेंड अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर अभी फ्रेंड है 30 डिग्री से थोड़ा कम है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से कम है, लगभग 30 डिग्री मान लेते हैं इसे। और 15 मिनट के बाद देखते हैं क्या इसका टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग 15 मिनट वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये काफ़ी हीट हो चुका है, जिससे मैं अब इसे स्पर्श भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये काफ़ी हीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इससे ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकला। जब इस थर्मामीटर को हम लोग बाहर जब निकाल देते हैं, तो आप देखिए इसका टेम्परेचर अब ये गिरने लगा। ध्यान से देखिए, अब इसका तापमान गिर रहा है, और ये अपने मूल तापमान पर आकर फिर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और जब फिर इसमें हम लोग जब डालेंगे, तो आप देखिए ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है, ये बहुत ही अधिक गर्म हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड आप ये इस रिएक्शन को अच्छे से समझ गए हैं, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए फ्रेंड हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी जब मैग्नीशियम के फीतों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है फ्रेंड, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है क्षारीय प्रकृति का, तो क्योंकि जब इसमें हम लोग लाल लिटमस पत्र को डालते हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड इसको भी हम लोग प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम का एक रिबन है, ठीक है। और ये रेड लिटमस पत्र हम लोग लिए हैं, ये परीक्षण करने के लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड लिटमस पत्र मैंने लिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे परीक्षण करने के लिए कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्या वो क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है। यह एक टेस्ट ट्यूब है और मैग्नीशियम को दहन करने के लिए मैंने एक लाइटर का भी प्रयोग किया है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम का यही छोटा सा टुकड़ा इसमें लूँगा, ठीक है। क्यों लूँगा आप समझ लीजिए इसे, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम का आप छोटा सा ये टुकड़ा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है इसको साफ करने के लिए मैंने ये लिया है। ऐसे मैग्नीशियम के फीते को साफ करने के लिए रेंगमाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेरे पास फिलहाल रेंगमाल नहीं है, मैं इसे अभी इससे साफ करूँगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानेंगे इसे आखिर साफ क्यों करते हैं रेंगमाल से, ठीक है। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि रेंगमाल क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपरी परत पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत होता है, उसे साफ करने के लिए हम लोग रेंगमाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपरी परत पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये समझ में आया फ्रेंड। देखिए ये लगभग साफ हो चुका है मैग्नीशियम का ये फीता। इसमें आप देख सकते हैं मैंने पहले एक मैग्नीशियम के फीता को जलाया था तो इस तरह का एक सफ़ेद पाउडर मिला था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए मैंने पहले से कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। अब देखिए मैं इस मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसके आसपास क्या है फ्रेंड, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैं इस मैग्नीशियम के फीते को जलाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में इसका दहन करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ये दहन हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम के फीते का दहन हुआ तो ये जो सफ़ेद रंग का पाउडर हमें प्राप्त हुआ है, इस सफ़ेद रंग के पाउडर को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैंने पहले से कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया था ताकि हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन बना सके और पता करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, ठीक है। तो मैं इसे बारीक कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है फ्रेंड। अभी हम लोग टेस्ट ट्यूब में कुछ जल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग जल ले लिए और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को इसमें डाल देंगे। चलिए इसमें हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को डाल दिए और इसे हम लोग बढ़िया से मिला लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग मिला दिए और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रेड रंग का, ये हल्का रेड है, ठीक है। ये शायद उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये रेड रंग का है, ठीक है। इस जलीय विलयन में डालेंगे और देखते हैं इस लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है। अगर इसका रंग नीला हो जाए तो ये कौन सा जलीय विलयन होगा, क्षार का जलीय विलयन होगा, देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल क्या हो गया है,
नीला हो गया है। तो इससे हम लोग ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन है ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो फ्रेंड अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, कोयले का दहन। देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर बात आता है क्या कार्बन कोयले में केवल होता है कि और भी पदार्थ में होता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में लगभग 80% वस्तुएं क्या चीज़ से बना है, कार्बन से। और उन वस्तुओं को जब हम लोग जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं फ्रेंड। जैसे कि हम लोग कागज़ को जब हम लोग जलाते हैं तो वो कागज़ से जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और कागज़ भी क्या चीज़ से बना होता है, कार्बन से ही बना होता है। हम लोग का शरीर या लकड़ी हो या प्लास्टिक हो, ये सब चीज़ क्या चीज़ से बना होता है, कार्बन से। जब इनका जब हम लोग दहन करेंगे तो इससे कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये कागज़ है जो कार्बन से बना हुआ है और ये कागज़ कार्बन के अलावा और भी तत्वों से बना होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब हम लोग इस कागज़ का दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसके चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन। कोई भी पदार्थ का दहन तभी होता है जब उसे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे हैं ये पदार्थ जल रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो गैस निकला है फ्रेंड वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो फ्रेंड अब हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ये नाम से ही परिभाषित होता है, ऊष्माक्षेपी। यानी ये क्या होता है, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। यानी बोल सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या बनता हो, ऊष्मा भी निकलता हो, साथ में क्या निकलता हो, ऊष्मा भी निकलता हो। तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझ लीजिए फ्रेंड, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। साथ में जल भी बनता है और उससे क्या निकलता है, ऊष्मा। यानी क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो याद रखिएगा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि उत्पाद के साथ साथ क्या बन रहा है, इसमें ऊष्मा भी बन रहा है, इसलिए श्वसन क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए फिर अब समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या निकल रहा था, इसमें से क्या निकल रहा था, ऊष्मा निकल रहा था। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ में इसमें से कौन सा गैस, इसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो ऊष्मा निकल रहा है इसलिए से हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आ गया प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है, मेथेन, ठीक है। मेथेन गैस होता है। प्राकृतिक गैस क्या चीज, प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मेथेन गैस होता है। और जब मेथेन गैस को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जल निकलता है। और जो जल निकलता है वो किस रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में। जो जल होता है वाष्प के रूप में, इसलिए इसका जो अवस्था होता है गैसीय अवस्था होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग संकेत के रूप में जी लिए हैं। और इसमें से साथ ही साथ क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अब हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो समझ लेते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अभिकारक को ऊष्मा दी जाती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिकारक को ऊष्मा देने पर अभिक्रिया हो रहा है तो इसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभिकारक ऊष्मा को ले रहा है, यानी ऊष्मा को अवशोषित
कर रहा है, इसलिए उसमें शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप समझ सकते हैं चूना पत्थर, जिससे हम लोग इसका रासायनिक, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब गर्म करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक है, ऐसे जब हम लोग उष्मा देते हैं तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब इसे हम लोग प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब किसी आग पर हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वो आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे तो इससे दो नया पदार्थ बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसमें जो अवशेष रह जाएगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, जिसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। चलो देखिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जिसके कारण ये बार बार मोमबत्ती क्या हो रहा है, बुझ जा रहा है। तो फ्रेंड अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपको पूछा छोड़ने वाला नहीं है, ये आपके आगे भी कक्षा में मिलेगा। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे समझ लीजिए जैसे कि अभिकारक, दो अभिकारक आपस में क्रिया करके दो पदार्थ बना रहे हैं सी और डी, यानी कि अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहा है यानी सी और डी बना रहा है, और फिर जब उत्पाद आपस में क्रिया कर रहा है तो फिर वही अभिकारक ए और बी बना रहा है। तो इसका डिफिनेशन होता है फ्रेंड, अभिकारक क्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, और उत्पाद पुनः क्रिया करके वही अभिकारक बनाता है। तो इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो तीर का चिन्ह है एक बार इधर भी है और एक तीर का चिन्ह इधर भी है, इसका मतलब होता है ए और बी क्रिया करके सी और डी बनाएगा और सी और डी क्रिया करके पुनः ए और बी बनाएगा। तो इसलिए इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। समझ में आ रहा है, ये उत्क्रमणीय होता है, जैसे कि ये दोनों पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अमोनिया जब टूटता है तो फिर ये दो पदार्थ बनाता है। तो ये उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया हुआ फ्रेंड आपको। तो फ्रेंड हम लोग शुरू करने वाले हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होता है फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया होता है। तो इसका परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वैसे अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जिससे अब पहले हम लोग इसमें 5 उदाहरण हैं, 5 उदाहरण के द्वारा इस अभिक्रिया को समझेंगे। जिसमें पहला अभिक्रिया है पोटेशियम परमैंगनेट टूटकर, जब इसे उष्मा देते हैं, इसे गर्म करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट टूटकर 3 नए पदार्थों का निर्माण करता है। पहला है पोटेशियम मैग्नेट, दूसरा है मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पदार्थ टूटकर 3 नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। और ये जो वियोजन अर्थात टूटने की जो क्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रहा है, उष्मा के द्वारा, इसलिए इस अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन भी बोलेंगे। तो फ्रेंड अब हम लोग इसे प्रयोग के द्वारा इसे समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर उसके बाद इसे गर्म करेंगे। लगभग 2 से 3 ग्राम लेना है, ठीक है।
तो फ्रेंड अब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का ऊष्मीय वियोजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे गर्म करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये लौ तेजी से इसमें जलने लगता है। जैसे ही हम लोग टेस्ट ट्यूब में ये अगरबत्ती को ले जाते हैं, ये जलने लगता है। चलिए, उसके बाद हम लोग दूसरे उदाहरण को समझते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ से दो नए पदार्थ बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो टूटने की प्रक्रिया हो रहा है ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। तो अब हम लोग इसे प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब किसी आग पर हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वो आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब वो लोग गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे तो इससे दो नया पदार्थ बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसमें जो अवशेष रह जाएगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, जिसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जरूर तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग तीसरे उदाहरण को समझते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में। तो ये सिल्वर क्लोराइड दो नए पदार्थों का निर्माण करता है टूटकर, सिल्वर और साथ में क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये जो वियोजन की प्रक्रिया हो रहा है सूर्य प्रकाश द्वारा हो रहा है, इसलिए इस वियोजन को प्रकाशीय वियोजन भी बोलेंगे। चलिए अब हम लोग फ्रेंड चौथे उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, सोडियम और क्लोरीन गैस में। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, उसमें कुछ बीकर में जल ले लेते हैं और उस जल में सोडियम क्लोराइड को मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक एनोड और कैथोड, और उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो सोडियम क्लोराइड दो भागों में टूटेगा, सोडियम और क्लोरीन गैस में। तो जो सोडियम होगा फ्रेंड कैथोड प्लेट पर चला आएगा और क्लोरीन गैस एनोड प्लेट से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो वियोजन हो रहा है विद्युत धारा के द्वारा वियोजन हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग विद्युतीय व्यंजन या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन का परिभाषा क्या होगा, ये अलग से भी इसका परिभाषा पूछ सकता है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, साथ में उदाहरण दें। तो वैद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है जब किसी पदार्थ में हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और वह पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस वियोजन को हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें जो वियोजन की क्रिया होगा विद्युत धारा के द्वारा होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं जल। जब हम जल में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये जल जो का होता है, जल एक लिक्विड होता है और ये दो भागों में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों क्या होता है, गैस ही होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो जल होता है दो गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होगा वो कैथोड प्लेट से निकलेगा और जो ऑक्सीजन गैस होगा वो एनोड प्लेट से निकलेगा। परिपथ को शुरू करते हैं। उसके बाद
इस बीकर में हम लोग पानी डाल देंगे। ये एनोड हो गया, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और एनोड प्लेट से हमेशा ऑक्सीजन गैस निकलता है। और इससे आप देख सकते हैं ये है कैथोड प्लेट, और कैथोड प्लेट से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया चल रही है और कुछ समय के बाद ये जो जल है ये समाप्त हो जाएगा और जल दो गैसों में टूट जाएगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।